हेलो विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है काव्य भाषा और बिंब प्रक्रिया। यह एक आलोचनात्मक निबंध है। इसके लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी गंभीर चिंतक के रूप में हिंदी जगत में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने अनेक कृतियां लिखी है, किंतु हम जिस निबंध की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वह निबंध जिस कृति में संकलित है उस कृति का नाम है मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। इस कृति में उन्होंने प्रथम अध्याय जो दिया है वह काव्य भाषा और बिंब प्रक्रिया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस पुस्तक की इस निबंध में उन्होंने काव्य भाषा के स्वरूप, मध्यकालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा और बिंब प्रक्रिया पर बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है। सबसे पहले जब हम काव्य भाषा पर चिंतन करते हैं तो चतुर्वेदी जी ने काव्य भाषा विषयक अपने इस चिंतन में स्पष्ट रूप से ये संकेत दिए हैं कि हिंदी में काव्य भाषा संबंधी सैद्धांतिक चिंतन और व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम सभी के लिए एक जाना माना नाम है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास, उनके द्वारा किया गया काल विभाजन ही आज सर्वमान्य है। इसलिए उनके विषय में यहाँ चर्चा हम ज़्यादा न करके केवल विषय को ही यहाँ आगे बढ़ाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित्र के ब्रज भाषा अनुवाद की भूमिका में काव्य भाषा शीर्षक से एक बहुत बड़ा निबंध लिखा था, जिसकी चर्चा चतुर्वेदी जी ने की है अपने इस निबंध में। और इसके पश्चात उन्होंने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में भी कवि की भाषा को लेकर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। ये दोनों बातें इस तरह की है जिनसे ये स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी ने काव्य भाषा की सृजन प्रक्रिया और व्याकरणिक पक्ष दोनों को ही सही ढंग से समझा था और उन्हें महत्व भी दिया था। वास्तव में देखें तो काव्य भाषा के संबंध में चिंतन का यह पक्ष साहित्यिक समीक्षक का है। काव्य भाषा का विवेचन जब किया जाता है तो उसको हम दो भागों में विभाजित यहाँ कर सकते हैं, एक सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में और दूसरे व्याकरणिक रूप में। लेखक ने इस निबंध में काव्य भाषा और बिंब प्रक्रिया, जिस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, व्याकरण और भाषिक सृजन प्रक्रिया दोनों ही पक्षों को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। अब हम उनके निबंध के काव्य भाषा के स्वरूप पर प्रकाश डालें उसके पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि काव्य भाषा के प्रयोग के स्तर क्या हैं। चतुर्वेदी जी ने काव्य भाषा के प्रयोग के स्तरों पर चर्चा की है अपने इस निबंध में, और उन्होंने बताया है कि इसके अनेक स्तर होते हैं, पर उसमें से दो स्तर प्रमुख रूप से स्वीकार किए जा सकते हैं। एक तो बोलचाल की भाषा का स्तर और दूसरे साहित्यिक भाषा का स्तर। हम व्यवहार में भी इस चीज को देखते हैं कि जो भाषा हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, बोलचाल में प्रयोग करते हैं, वह भाषा अलग होती है, और जब हम लिखते हैं तो भी भाषा अलग हो जाती है। और जब साहित्य की बात आती है, साहित्य में लिखने की, तो साहित्य में हर छोटे छोटे भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उसी के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा में हम कुछ भी बोल देते हैं और उससे सामने वाला अर्थ समझ जाता है, हमारा मतलब केवल इतना सा होता है। इसलिए बोलचाल की भाषा का स्तर और साहित्यिक भाषा का स्तर, इस तरह से उन्होंने दो विभाग मुख्य रूप से किए हैं। और इस बात को कहा है कि सामान्यतः ये स्वीकार किया जाता है कि भाषा के इन दोनों स्तरों में बराबर एक अंतर बना रहता है। आप बोलेंगे, आपने किसी से पूछा आपने ये काम कर लिया, तो वह कहता है नहीं किया, जबकि शब्द होता है नहीं। तो बोलने और लिखने की भाषा में बहुत अंतर आ गया है। यही वाक्य यदि आप उससे लिखने के लिए कहेंगे तो वह नहीं लिखेगा, न कि नहीं लिखेगा। तो इस तरह से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों स्तरों में बराबर अंतर होता है।
भाषा के जिस रूप में साहित्य लिखा जाता है, उस भाषा के उस रूप में कुछ समय के बाद प्रयुक्त शब्द एक निश्चित अर्थ के ही द्योतक हो जाते हैं। हम कहते हैं इस भाषा में इस शब्द का यह अर्थ लिया जाता है, और यह जो स्थिति है यह किसी भी भाषा को जड़ बना देती है, अर्थात स्थिर कर देती है, उसके प्रभाव को रोक देती है, उसकी गतिशीलता को समाप्त कर देती है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो बोलचाल की भाषा है वह उन्मुक्त है, खुली रहे, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता, उसका प्रयोग जीवंतता के साथ होता रहता है। इस संबंध में चतुर्वेदी जी ने बहुत उल्लेखनीय टिप्पणी दी है और अपना मत प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि भाषा के इन दोनों स्तरों का पारस्परिक संपर्क एक द्वंद्वात्मक क्रिया को परिचालित करता है। बोलचाल की भाषा में लाक्षणिक क्षिप्रता काव्य भाषा के संपर्क से विकसित होती है, और स्वयं रूढ़ होने पर वह काव्य भाषा बोलचाल के मुहावरों से अपने को नई रचना शक्ति उत्पन्न करती है। इस प्रकार पारस्परिक संपर्क से भाषा के ये दोनों स्तर अपने को पुनर्नवीकृत करते चलते हैं। मतलब इस तरह से दोनों की भाषा के स्तरों में नवीन रूप आता चला जाता है। इसके बाद जब चर्चा करते हैं चतुर्वेदी जी, तो वे अपने इस निबंध में बताते हैं कि भाषा वैज्ञानिकों ने भी इस विषय में निष्कर्ष दिए हैं। तो वह यहाँ पर भाषा वैज्ञानिकों का भी सहारा लेते हैं और कहते हैं कि किसी भी देश की साहित्यिक भाषाएं वहाँ के जन समुदाय की भाषा के विकास की विभिन्न मंजिलों को सूचित करती है। कहने का अर्थ है कि जब हम किसी एक साहित्यिक भाषा को पढ़ते हैं तो उस जन समुदाय के अंदर जो भाषाएं चल रही थी, वो भाषा जिस रूप में चल रही थी उसका विकास हमें उसमें मिलता है। हिंदी का जो जन्म हुआ है वह संस्कृत से हुआ है, अर्थात मूल रूप से संस्कृत थी। हम जानते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की सरणी भारतीय आर्य भाषाओं के विकसनशील रूप को प्रकट करती है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का और अन्य भाषाओं का विकास, ये सारा हमने भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया में देखा था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि कहा जाए कि ये अनिवार्य है कि साहित्यिक भाषाओं का एक क्रम होता है और उस क्रम से वे भाषाएं चलती है। वास्तव में तो वर्तमान काल से पूर्व की बोलचाल की भाषाएं क्या थी, जब हम यह जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कोई उचित साधन नहीं होता। इस क्रम में यह भी विचारणीय तथ्य है, इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाषाओं का वह रूप जिसमें साहित्य लिखा जाता है वह किसी न किसी सीमा तक बोलचाल की भाषा से भी जुड़ा हुआ अवश्य रहता है। इसीलिए चतुर्वेदी जी ने यहाँ पर यह स्वीकार किया है कि साहित्यिक भाषा मूल रूप से बोलचाल की ही वह भाषा है जो विभिन्न रचनाकारों की सृजन प्रक्रिया में समाहित होकर अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेती है। यह उन्होंने साहित्यिक भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। उन्होंने कविता की भाषा, उसकी स्थिति, उसके स्वरूप के विषय में जो कुछ कहा है उसे अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी